Dear aspirants, in my previous lecture, I was discussed about the Central Asian trade route, but today I will going to discussing about a topic which is taken by the climatological section in geography subject. So आज की कक्षा में हम लोग भूगोल विषय से जुड़े एक अत्यंत जटिल एवं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिस विषय से जुड़ी समस्याएं विद्यार्थियों को या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों को हमेशा आती है, और वह है जलवायु विज्ञान से जुड़ी जटिल परिकल्पनाओं को समझने में। प्रिय अभ्यर्थियों, इस लेक्चर सीरीज के बाद आप यकीन माने इस विषय से जुड़े किसी भी प्रश्न को या कोई भी प्रश्न ऐसा इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं होगा जिसे आप इजीली सॉल्व ना कर पाए। बस शर्त यह है कि आपको डेलिबरेटली इस पूरी सीरीज को देखना होगा। इसके बाद आपको कोई बुक्स को रेफर करने की आवश्यकता या किसी पर्टिकुलर वीडियो को सीन करने की जरूरत नहीं होगी। बस आप इसी सब्जेक्ट के साथ या इस वीडियो के साथ बने रहें और उसको नोटबुक के साथ जो जैसा जैसा बताया जा रहा है आप उसे नोट करते जाएं। तो आज की कक्षा का प्रारंभ जलवायु विज्ञान से जुड़े या उसकी सबसे बेसिक यूनिट टेम्परेचर या तापमान से हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स, टेम्परेचर या तापमान पृथ्वी पर जलवायु के निर्धारण की या क्लाइमेट को डिफाइन करने की सबसे फंडामेंटल यूनिट कहा जा सकता है। टेम्परेचर या तापमान होता क्या है? तो फिजिक्स के संदर्भ में टेम्परेचर ज्योग्राफी के टेम्परेचर से थोड़ा डिफरेंट होता तो एक ही, किंतु ज्योग्राफी सब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में इसकी डेफिनेशन कुछ अलग प्रकार से दी जाती है, यानी कि होती है तो एक ही, किंतु उसे जलवायु या जलवाष्प इसके संदर्भ में दिया जाता है। तो टेम्परेचर का भूगोल हो या भौतिक शास्त्र हो, परिभाषा एक ही है कि ऊष्मा के मान को तापमान कहते हैं, या ऊष्मा के मान को ज्ञात करने की विधि चाहे सेल्सियस में हो, केल्विन में हो या फ़ारेनहाइट में हो, तापमान कहलाता है। तो ज्योग्राफी के संदर्भ में तापमान किसे कहेंगे? तो ज्योग्राफी के संदर्भ में तापमान की परिभाषा है कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प यानी वाटर वेपर, एयर यानी वायु और डस्ट यानी धूल के कणों में या धूल में उपस्थित ऊष्मा की मात्रा को या उपस्थित ऊष्मा के मान को हम तापमान कहते हैं। एक बार फिर से बोलूंगा, वायुमंडल में उपस्थित वाटर वेपर, डस्ट और एयर में हीट की वैल्यू या ऊष्मा के मान को टेम्परेचर कहते हैं। सवाल यह उठता है कि यहां तक हीट पहुंचती कैसे है या उनको हीट मिलती कैसे है? तो पृथ्वी के हीट के लिए या पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचाने के लिए अगर कोई इकाई जिम्मेदार है तो वो है सूर्य यानी कि सन। सूर्य पृथ्वी के धरातल पर, इससे जुड़े हम कई सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और पॉज कर करके कहीं कहीं पर आप नोट डाउन भी करते चलिएगा जो मैं डेफिनेशन जैसे एल्बिडो की, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस की, ऐसी तमाम डेफिनेशंस हम देखेंगे तो उसको आप नोट डाउन भी करते चलिएगा। सूर्य से जो पृथ्वी के धरातल पर जो ऊष्मा पहुंचती है ये शॉर्ट वेव्स रेडिएशंस या शॉर्ट वेव्स सोलर रेडिएशन कहलाती हैं, अर्थात इन्हें लघु सौर विकिरणें, लघु सौर विकिरणें कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें विकिरणें शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है।
सूर्य की ऊष्मा या हीट पृथ्वी की सतह तक विकिरण के रूप में आती है, रेडिएशन के रूप में आती है। अब रेडिएशन क्या होता है? हमने क्लास 8th में पढ़ा होगा कि हीट के ट्रांसफर करने की देयर आर 3 मेथड्स: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. So radiation is one of the type of transferation of heat. हीट के या ऊष्मा के स्थानांतरण का एक प्रकार है रेडिएशन. लेकिन ये कंडक्शन और कन्वेक्शन से अलग है. कंडक्शन मतलब होता है या कि जब भी किसी भी ठोस पिंड में हीट ट्रांसफर होती है तो हीट के साथ साथ या केवल मान लीजिए लोहे की छड़ में जैसे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो केवल ऊष्मा का ही स्थानांतरण हो, इसके द्रव्यमान का स्थानांतरण न हो. सरल शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो जब भी जैसे मान लीजिए यहां हमने लोहे की छड़ के एक कोने पर हमने इसे गर्म किया तो हीट ऑटोमेटिकली अपने अगले कण को गर्म करते करते कोने तक पहुंच जाएगी. इसमें मास का ट्रांसफर नहीं हुआ. ऐसा नहीं हुआ कि लोहे का कोई एक कण यहां से स्थानांतरित होते होते अंतिम छोर तक गया, ऐसा तो नहीं हुआ. केवल हीट ही स्थानांतरित हुई. तो कंडक्शन केवल सॉलिड में होता है और कंडक्शन में केवल हीट का ट्रांसफर होता है. एट द सेम टाइम कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफर हीट के साथ साथ कन्वेक्शन में चूंकि ये लिक्विड में होती है और गैस में होती है, संवहन की प्रक्रिया द्रवों में होती है और गैस में होती है, तो इसमें हीट के साथ साथ मास यानी द्रव्यमान का भी ट्रांसफर होता है. जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल पानी का तालाब या तालाब से में जिसमें पानी भरा हुआ हो या ऐसी कोई भी जगह जिसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया चल रही हो, तो जहां हम देख सकते हैं कि तालाब में गर्मी के मौसमों में उसमें जो धरातल पर पानी है तालाब में वो गर्म होकर ऊपरी वायुमंडल में स्थापित होता रहता है और उसे हम नमनाखों से भी देख सकते हैं. हम देखते हैं तो हमें पानी कई बार वेपोरेटेड होते हुए दिखाई भी देता है. दूर से हम देखें तो उसमें हल्का हल्का सा धुंधला सा कण गर्मी के मौसमों में, मई के समय में, अप्रैल के समय में हमें दिखाई देता है. सेम चीज हम सड़कों पर, रेल की पटरियों पर भी गर्मी के मौसमों में देख सकते हैं कि गैस भी जो है गर्म होकर ऊपरी वायुमंडल में स्थानांतरित हो रही है. तो ऊष्मा की स्थानांतरण की 2 विधियां यानी कंडक्शन से ठोसों में होता है, कन्वेक्शन द्रवों और गैस दोनों में होता है. एक में द्रव्यमान और ऊष्मा दोनों स्थानांतरित हो रही है, कंडक्शन में केवल हीट ट्रांसफर हो रहा है, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा. और तीसरा रेडिएशन विकिरण जिस पर कहानी टिकी हुई है. विकिरण में सोर्स से हीट निकलती है, ध्यान दीजिएगा, विकिरण में सोर्स से हीट निकलती है और सीधा टारगेट को गर्म करती है. मीडियम पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, माध्यम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता. अतः ऊष्मा के स्थानांतरण की वह विधि जो माध्यम को प्रभावित नहीं करती उसे विकिरण कहते हैं. चूंकि सूर्य से धरातल पर आने वाली ऊष्मा विकिरण के रूप में होती है, अतः पृथ्वी का माध्यम इससे प्रभावित नहीं होता. नहीं तो अगर मान लीजिए यह भी संवहन की तरह आती, यह भी चालन की तरह आती, तो तब तो हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते जाते तो तापमान बढ़ता जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता. हाइट पर जाने पर टेम्परेचर डिक्लाइन होता है. हमने पढ़ रखा है ये चीज कि क्षोभमंडल पर प्रति किलोमीटर की हाइट पर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस की रेट से डिक्लाइन होता है. इसका कारण यह है कि सूर्य से आने वाली किरणें जो कि विकिरण के फॉर्म में आती हैं, इसलिए माध्यम गर्म नहीं होता. फ्रेंड, जैसे ही ये धरातल से किरणें टकराती हैं तो टकराते ही ये किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं ऊपर की तरफ. जब ये किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं, जब ये रेडिएशन, सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट होती है, तो ये रेडिएशन एक्चुअली में लॉन्ग वेव सोलर रेडिएशंस या हिंदी में लिखे तो दीर्घ सौर पार्थिव विकिरणें कहलाती हैं. और इन दीर्घ
पार्थिव विकिरणों की वेवलेंथ जो कि लंबी होती है, अतः यह सूर्य के से आने वाली लघु सौर विकिरणों से स्वभाव में बिल्कुल भिन्न होती हैं और ये इसमें क्षमता होती है एटमॉस्फेयर को गर्म करने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे। दीर्घ सौर पार्थिव विकिरण में वायुमंडल को गर्म करने की क्षमता होती है, जबकि लघु सौर विकिरणें वायुमंडल को प्रभावित नहीं कर पाती। अब ये किस प्रकार से वायुमंडल को गर्म करती हैं, उसको जरा हम देखते हैं। आप यदि ध्यान दें तो आपको अपने स्कूल में पढ़ा होगा या इससे पूर्व भी अगर आपने थोड़ी बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी या साइंस पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि पृथ्वी के ऊपर जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो केवल पृथ्वी के ग्रेविटेशन के कारण, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है और यही गुरुत्व बाहर के उल्का पिंड को, बाहर के छोटे ग्रहों को, बाहर के खगोल की पिंडों को पृथ्वी के धरातल तक नहीं आने देता, ऊपर ही ब्लास्ट कर देता है। तो पृथ्वी का संपूर्ण वायुमंडल गुरुत्व के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है और ये वायुमंडल का फॉर्मेशन किससे हुआ है, तो ये एटमॉस्फेयर वाटर वेपर यानी जलवाष्प से, डस्ट से यानी धूल से और एयर या गैसों के मिश्रण से वायुमंडल बना हुआ है। तो सरल शब्दों में वायुमंडल गैसों का मिश्रण है। अब इनमें क्या सभी गैसों का भार समान होगा क्या? जब ये नेचुरली है क्या कि सभी गैसें जो होगी उनका वेट इक्वल होगा? ये तो इम्पॉसिबल कि सभी गैसों का वेट इक्वल हो। कुछ गैसें बहुत ही भारी होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। उसी प्रकार कुछ गैसें बहुत हल्की होती हैं, जैसे हाइड्रोजन। तो जो गैसें भारी होती हैं वो तो वायुमंडल में धरातल के निकट आकर स्थापित हो जाएंगी, वो तो धरातल के निकट आएंगी, जैसे CO, CO2, SO2 ये धरातल के निकट रहेंगी। लेकिन वह गैसें जो हल्की हैं वह ऊपर रहेंगी। उसी प्रकार धूल के कण जो छोटे पार्टिकल्स हैं एरोसॉल्स के फॉर्म में वो ऊपर रहेंगे और जो भारी पार्टिकल हैं वो धरातल से चिपके रहेंगे। जलवाष्प वाटर वेपर वो भी धरातल के निकट रहेगा, भारी होता है क्योंकि। तो इस तरह हम देखेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल का अगर मैं लंबवत वितरण निकालूं तो जो सतह से निकटवर्ती माध्यम होगा वो तो सघन होगा और इसके ऊपरी माध्यम जो होगा वो विरल माध्यम होगा। हालांकि इसमें मौसमी परिवर्तन भी होते हैं, गर्मी के मौसम में हमें ये अलग प्रतिरूप में मिलता है और सर्दी के मौसम में हमें ये अलग प्रतिरूप में मिलता है। तो जो सघन माध्यम पृथ्वी के धरातल के निकट है, जो भारी गैसों से, भारी तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जब ये रेडिएशन दीर्घ सौर पार्थिव विकिरण धरातल से टकराकर पहले इनसे होती हुई ऊपर विरल माध्यम तक जाती है, जब ये इनसे टकराती है तो बड़ी मात्रा में सौर ऊष्मा को ये पार्टिकल्स अवशोषित कर लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या अन्य जलवाष्प के कण हो गए, धूल के कण हो गए, कुछ अन्य गैसें हो गई। ये इन सभी पार्टिकल, इन सभी रेडिएशंस की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाती है। उसके बाद जब ये दीर्घ सौर विकिरणें ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर की तरफ जाने के बाद अब जो ये हीट की मात्रा जो इसमें होती है, ऊष्मा की जो मात्रा, ये हीट का जो कंटेंट अब जो इसमें होता है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है और जब वो विरल माध्यम में पहुंचती है तो वहां पर उपस्थित जो गैसें, ओजोन, हाइड्रोजन, इनको कम मात्रा में हीट मिलती है, इनको तापमान कम मात्रा में मिलता है। तो इस तरह ताप की एक इनवर्स सिस्टम हमें देखने को मिलता है, ताप का एक घटता क्रम हमें देखने को मिलता है, जिसमें सतह के निकट हमें सर्वाधिक ताप देखने को मिल रहा है और जैसे जैसे सतह के हम ऊपर जाते जा रहे हैं
हमें तापमान घटते क्रम में देखने को मिल रहा है, अर्थात नीचे अगर 45 है, हमें थोड़ा ऊपर 40 मिल रहा है, उसके थोड़ा ऊपर जाने पर हम लोगों को 30 मिल रहा है, उसके 20 मिल रहा है, ऊपर हाइट पर मान लीजिए 0 डिग्री मिल रहा है माउंटेन की पीक पर, हमें टेम्परेचर डिक्लाइन फॉर्म में ऊपर तक मिल रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि दीर्घ सौर पार्थिव विकिरणें पृथ्वी के वायुमंडल को नीचे से ऊपर की तरफ गर्म करती है, बॉटम टू टॉप। स्टेटमेंट में पूछ सकता है, यूपीएससी जैसा आयोग, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा आयोग, हालांकि मध्य प्रदेश पीएससी से तो इतनी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि अभी वो अपने प्रीलिम्स में इस स्तर का क्वेश्चन पूछे, किंतु ऐसे प्रश्न बिल्कुल आते हैं और आए भी हैं पेपरों में कि भाई धरातल किस प्रकार से गर्म होता है, वायुमंडल किस प्रकार से गर्म होता है। तो नंबर 1 होता दीर्घ सौर पार्थिव विकिरणों से, क्योंकि लघु सौर पार्थिव विकिरणें सक्षम नहीं होती माध्यम को गर्म कर पाने में, होता इससे है। और किस रूप में होता है? तो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। ये स्टेटमेंट में मान लीजिए दे दिया ऊपर से नीचे की तरफ होता है, तो गलत स्टेटमेंट होगा। तो एक तो चीज ये है जो हमें समझ में आई। फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को एक पर्टिकुलर नेम से जानते हैं, और इसको जिसमें नीचे का तापमान सर्वाधिक ऊपर का कम है, इसे सामान्य ताप पतन दर, इसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। मान लीजिए एमपीपीएससी में 3 मार्कर में क्वेश्चन आ गया कि सामान्य ताप पतन दर किसे कहते हैं, या सामान्य ताप पतन दर से आप क्या समझते हैं? तो आंसर होगा कि नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, पृथ्वी की सतह से ऊपरी वायुमंडल तक तापमान का व्युत्क्रम बढ़ोतरी है, तापमान में व्युत्क्रम घटोतरी है, जिसके पीछे दीर्घ सौर पार्थिव विकिरणें जिम्मेदार है। ये तो स्पष्ट है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम इनसे जुड़ी कुछ और संकल्पनाओं को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर सूर्य का ताप जब धरातल तक आता है तो ये धरातल को गर्म कर देता है, इससे धरातल गर्म हो जाता है, और धरातल गर्म होने के पश्चात यहां पर उपस्थित जितनी भी गैसें हैं वो गर्म होती हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर किसी चीज को हम हीट देंगे तो हीट देने से, ऊष्मा देने से उसमें प्रसार होता है। हम पानी का भी उदाहरण ले सकते हैं कि घर में अगर हम पानी गर्म कर रहे हैं तो उसमें भी प्रसार होगा, पानी में भी, वो भी भाप बन के उड़ जाएगा। हम लोग झीलों में, तालाबों में, नदियों में, समुद्रों में भी वाष्पीकरण देखते हैं। गर्मी के मौसम में वाष्पीकरण की प्रक्रिया और वृक्षों पर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया तेजी से होती है। तो गर्मी जब भी पड़ेगी तो हवाएं जो होंगी गर्म होकर ऊपरी वायुमंडल में विस्थापित हो जाती है। जब हवाएं ऊपरी वायुमंडल में विस्थापित हो जाएंगी तो जो संपूर्ण वायुमंडल जो पृथ्वी के धरातल पर एक बल आरोपित कर रहा था, क्योंकि वायुमंडल का कार्य क्या है? प्रति वर्ग सेंटीमीटर के भाग पर वायु द्वारा डाला गया कुल भार, यही वायुमंडलीय दाब है। तो वायु जो है वो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल डालती है, लेकिन मान लीजिए वो वायु ही चली गई, जो भार डाल रही थी वो ही ऊपर चली गई गर्म होकर, तो इससे सतह पर जो वायुमंडलीय दाब होगा, इससे सतह पर जो वायुमंडलीय दाब होगा, जिसे मिलीबार से नापा जाता है, और जो समुद्री सतह पर 1013.32 मिलीबार होता है, 13.32 मिलीबार होता है। ये एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ओशन सरफेस पर एटमॉस्फेयर का। इससे 1 मिलीबार भी कम होता है तो उसे हम लो प्रेशर कहते हैं,
और 1 मिलीबार भी ज्यादा होता है तो उसको हाई प्रेशर बोलते हैं। तो 1013.32 मिलीबार का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर पृथ्वी की सतह पर लगा था, मान लीजिए जब वायु नीचे थी तो, और अब गर्मी का मौसम आया, गर्म होकर के हवा ऊपर चली गई, तो ये घट के 900 मिलीबार हो गया। तो हम देखते हैं कि जैसे ही वायु ऊपर चली गई तो यहां पर लो प्रेशर जोन का फॉर्मेशन होता है, निम्न दाब क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी पर निम्न दाब क्षेत्र की उत्पत्ति के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सूर्य की ही होती है, सूर्य के तापमान की होती है। वही दूसरी ओर जब ये मौसम चेंज हो गया और अब हो गया विंटर सीजन, अब हो गया शीत ऋतु, तो शीत ऋतु में इसकी हमें विपरीत स्थिति देखने को मिलेगी। शीत ऋतु में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो शीत ऋतु में चूंकि टेम्परेचर कम होगा, चूंकि टेम्परेचर कम, इधर टेम्परेचर ज्यादा था, तो टेम्परेचर ज्यादा होने से प्रेशर कम हो गया सरफेस पर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में इनवर्स रिलेशन है पृथ्वी के सरफेस पर। टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में पृथ्वी के धरातल पर इनवर्स रिलेशन है, दोनों के बीच में व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती संबंध है। और जब भी टेम्परेचर डिक्लाइन होगा, जैसे विंटर सीजन में मान लीजिए टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो टेम्परेचर डिक्लाइन होने से क्या होगा कि जो एयर होगी, जो गैसेस होंगी या जो वाटर के कंटेंट होंगे, वो सब क्या होंगे, उनमें कंप्रेशन होगा, उनमें संपीड़न होगा, और ये सभी संपीड़ित होकर के, चूंकि इनमें कंप्रेशन होगा तो इनका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इनका आयतन में बढ़ोतरी होगी। इनके आयतन में बढ़ोतरी होते ही अब इनका भार वायु नहीं झेल पाएगी, तो ये डिस्प्लेस होंगे नीचे की तरफ, ये विस्थापित होंगे नीचे की तरफ, और ऊपरी वायुमंडल कंप्रेस्ड होकर डिस्प्लेस होगा अर्थ के सरफेस पर, और पृथ्वी के सतह का जो प्रेशर था, जो पहले 13.32 मिलीबार था, जो गर्मी में 900 MB हुआ था, यानी लो प्रेशर हुआ था, अब ये इंक्रीज होकर 1200 मिलीबार, 1400 मिलीबार ऐसा इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही 1200 मिलीबार, मान लीजिए बैरोमीटर जो कि वायुमंडलीय दाब को नापता है, उससे अगर आप मेजरमेंट करेंगे विंटर सीजन में तो इतना ही निकलेगा, 1300 मिलीबार, 1400 मिलीबार, 1500 मिलीबार। तो इस तरीके से हमें बढ़ा हुआ वायुमंडलीय दाब देखने को मिलता है। ये बढ़ा हुआ वायुमंडलीय दाब पूरे के पूरे ऊपरी वायुमंडल की जो वायु होती है उसको नीचे डिस्प्लेस कर देगा और सतह पर विजिबिलिटी को डाउन कर देगा। सतह पर, सरफेस पर जो दृश्यता होगी उस दृश्यता को कम कर देगा, और कोहरे, कुहासे, फ्रॉस्ट, फॉग ऐसी कंडीशन अर्थ के सरफेस पर बन जाएगी, और विजिबिलिटी जो है बहुत हद तक कई बार डाउन हो जाती है। आपने विंटर के सीजन में देखा होगा, फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, ट्रेनें जो होते हैं उनके फेरे बदल दिए जाते हैं। तो ये अधिकांशतः सर्दी के मौसम में होता है, कारण ऊपरी वायुमंडल की पूरी हवाएं सतह पर बैठ जाती हैं, विशेष रूप से वो जो भारी होती है। जो बहुत हल्की होती हैं अभी भी उन पर प्रभाव न्यूनतम ही पड़ता है। तो इस तरह से मुझे अपेक्षा है कि आप लोगों ने लो प्रेशर, हाई प्रेशर इनका कॉन्सेप्ट समझा होगा। आपने इस चीज को जाना होगा कि लघु सौर विकिरणें या शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन क्या होती हैं, दीर्घ सौर पार्थिव विकिरणें क्या होती हैं, सामान्य ताप पतंगर क्या होती है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, एक चीज और यहां मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ध्यान दीजिए, पृथ्वी की सतह से जब ये रिफ्लेक्ट होती है रेडिएशन, तो रिफ्लेक्शन सरफेस टू सरफेस वेरी करता है। हर जगह इक्वली रिफ्लेक्शन की प्रोसेस नहीं होती, सरफेस टू सरफेस वेरी करता है। मान लीजिए कि सूर्य की विकिरणें आई और जब ये सतह से टकराई, तो जो सतह थी ये, मान लीजिए यहां पर ग्लेशियर, मान लीजिए ग्लेशियर बोले तो हिमानी या बर्फीला क्षेत्र हो, या पोल्स या ध्रुव है, तो ग्लेशियर जो है ये तो व्हाइट सरफेस होगा, सफेद सतह होगी। और सफेद सतह के बारे में तो हमने स्कूल में पढ़ा ही होगा, इवन लाइट चैप्टर में भी पढ़ा होगा।
कि सफेद सतह हीट की अच्छी रिफ्लेक्टर मानी जाती है, ऊष्मा की अच्छी परावर्तक मानी जाती है, और जो काली सतह होती है वो ऊष्मा की अच्छी अवशोषक मानी जाती है। तो जो ग्लेशियर्स का रीजन है, जब ये हीट ग्लेशियर से टकराएंगी और यहां से रिफ्लेक्ट होंगी तो इसका रिफ्लेक्शन 80% होता है, 80% रिफ्लेक्शन होता है। मतलब कि जितना भी सूरज से किरण आई है और ग्लेशियर पर आकर टकराई है, यहां से 80% रिफ्लेक्शन होगा, 80% किरणें उसी रूप में वापस हो जाएंगी जिस रूप में वो आई थी। लेकिन अगर ये सूर्य की विकिरणें खुरदुरी सतह से टकरा रही हैं, कार्बनिक सतह से टकरा रही हैं, आपने कृष्ण विवर्तिका का सिद्धांत पढ़ा होगा स्कूल में, तो किसी भी ब्लैक सरफेस से टकरा रही है तो ब्लैक सरफेस तो एब्जॉर्ब करता है, स्पीड से आ रही है तो रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन रिफ्लेक्शन की जो स्पीड होगी वो व्हाइट सरफेस के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम होगी। तो खुरदरी सतहों पर या जिगजिग लैंडमास पर 40% रिफ्लेक्शन होता है और 80% रिफ्लेक्शन जो होता है वो व्हाइट सरफेस से होता है। अब आप देख सकते हैं खुरदुरी सतहों पर ऊष्मा का परावर्तन लगभग सफेद सतह से आधा होता है। तो इस तरह से 80% का यहां 20% बचा और ये करीब करीब 60% बचा, जो कि 40% रिफ्लेक्ट हुआ। तो देखिए आप, जितनी भी मात्रा रिफ्लेक्ट हो रही है पृथ्वी की सतह से, खुरदुरी हो या सफेद सतह हो, सूर्य की ऊष्मा की जितनी भी मात्रा विकिरण के रूप में विपरीत वापस वायुमंडल में स्थानांतरित हो रही है, उसको, चूंकि ये तो पृथ्वी की सतह ने किया रिफ्लेक्ट, तो उसे पृथ्वी का या अर्थ का एल्बिडो कहते हैं, उसे अर्थ का एल्बिडो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एल्बिडो, एल्बिडो कहते हैं। पेपर में पूछ सकता है कि एल्बिडो क्या है, या एल्बिडो को इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सही रूप से परिभाषित करता है। तो एल्बिडो क्या है? सूरज से आने वाली कुल लघु सौर विकिरणों को पृथ्वी के धरातल से परावर्तित करने की कुल मात्रा एल्बिडो या पृथ्वी का एल्बिडो कहलाती है, या पृथ्वी की परावर्तक क्षमता कहलाती है। तो एल्बिडो आपको समझ में आया होगा। टोटल अर्थ का रिफ्लेक्शन कैपेसिटी है, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर लॉन्ग सोलर वेव्स को देखा, जिसमें हमने अभी देखा कि इसमें कैपेसिटी होती है टेम्परेचर को जो है वो निर्धारित करने की या डिसाइड करने की कि कितना टेम्परेचर नीचे होगा कितना ऊपर होगा। तो ये दीर्घ सौर विकिरणें ही करती है, लघु सौर विकिरणें वायुमंडल पर कोई प्रभाव नहीं डालती। इसके अलावा हमने टेम्परेचर का और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन देखा। मुझे उम्मीद है कि ये सभी टॉपिक्स, ये सभी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई होंगी, और एक एक टर्मिनोलॉजी 3 मार्कर के लिए, 6 मार्कर के लिए, इवन 15 मार्कर के लिए बहुत ही ज्यादा